हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट टीचर में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यूनिट 3 चल रही है और यूनिट 3 में बच्चों जो हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों वो है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव। तो बच्चों अब ये बिल्कुल आज समाप्ति की ओर है। इसके बाद हम अपना इसका नया चैप्टर करेंगे जो हमारी यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर होगा। तो बच्चों आज मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों जैसा कि हमने आवेशों के लिए कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम पढ़ा है बच्चों, ऐसे ही चुंबकत्व में भी कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम होता है। तो बच्चे बहुत चीज़ों में हेल्प करता है हमारी। उसके बाद बच्चों चुंबक में हम गॉस का नियम पढ़ेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाता है बच्चों, ठीक है। और फिर बच्चों किसी एक चुंबकीय द्विध्रुव, अगर हम किसी एक चुंबकीय द्विध्रुव की बात करें बेटा, तो उस द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है बच्चों। और बच्चों तुल्य धारावाही परिनालिका की भांति छड़ चुंबक, यानी कि परिनालिका में अगर कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो एक चुंबक की तरह काम करती है, तो क्या उसको छड़ चुंबक की तरह हम देखेंगे और उसका चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे कितना होगा, ठीक है बच्चों। तो एक एक करके बच्चों क्वेश्चन करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, ओके बेटा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले चुंबक में कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है बेटा, तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों। यदि हम कोई एक चुंबक ले लें जिसके हमारे पास दो ध्रुव हो, आप देखना आराम से, ये एक ऐसी कोई भी चुंबक, ये दंड चुंबक कोई भी हो सकती है, और इसमें हमने दो ध्रुव लिए हुए हैं बच्चों। एक हमारा ध्रुव है सपोज करो S और एक ध्रुव है बच्चों N, ठीक है बेटा। तो इसकी जो बात होती है बच्चों, या हम ये बात कर सकते हैं कि अगर हमारे पास, इसको हम थोड़ा इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दंड चुंबक है और उसका कोई ध्रुव हमारे पास है और किसी और चुंबक का कोई और ध्रुव हमारे पास है बच्चों, अलग अलग ध्रुव हो, ये अलग अलग चुंबक के ध्रुव मान लेते हैं। तो बच्चों चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, चाहे नॉर्थ हो साउथ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, अगर आप देखना चाहें तो बच्चों अगर नॉर्थ होगा तो साउथ के साथ वो क्या करेगा, आकर्षण बल लगाएगा, आकर्षण। और बच्चों अगर नॉर्थ होगा, नॉर्थ के साथ या साउथ के साथ, तो वो प्रतिकर्षण बल लगाएगा, प्रतिकर्षण। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है बेटा। तो हमने दो ध्रुव मान लिए हैं, अलग अलग चुंबक के हैं, और बेटा इनकी जो ध्रुव की सामर्थ्य है, सामर्थ्य हम जानते हैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको इसकी परिभाषा पिछले क्लास में बताई थी। और बच्चों हमने इनकी जो दूरी मान ली है बेटा वो स्मॉल r ले ली है, इस प्रकार, ठीक है बच्चों। तो कहीं ना कहीं ये रखे हुए हैं और यहाँ पे हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए निर्वात पे। तो बच्चों ये एक दूसरे पे कोई ना कोई बल आरोपित करेंगे, और इसको अगर मैं ऐसे मिला देता हूं तो एक तरीके से अगर ये दोनों सेम हैं, यानी दोनों समान ध्रुव हैं, तो ये एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, अदरवाइज आकर्षण बल लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों कूलाम ने इससे रिलेटेड क्या नियम दिया मैं आपको बताता हूं। कूलाम ने बोला था कि जो दोनों ध्रुव हैं, अगर हम उन दोनों का परिमाण का प्रोडक्ट ले लें, यानी गुणनफल कर दे इस प्रकार, ठीक है बेटा, तो ये जो इनके बीच लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा बच्चों, चुंबकीय बल, यहाँ पे मैं चुंबकीय बल लिख देता हूं, वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा बच्चों, अनुक्रमानुपाती होगा, बराबर की बात नहीं होती बच्चों। इसी प्रकार अगर इनकी दूरी ले ले, बीच की दूरी, तो बच्चों वही बल इनकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है बेटा, इस प्रकार, ठीक है बेटा। अब बच्चों अगर दोनों इक्वेशन को मिलाया जाए तो हम कह सकते हैं फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण 1 व 2 से। तो बच्चों जो चुंबकीय बल आता है वो अनुक्रमानुपाती होता है m, और बच्चों दोनों के नाम रख लेते हैं m1 and m2, m1 and m2। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग ध्रुव हो सकती है चुंबक के, तो m1 and m2, और बीच का जो दूरी है वो r स्क्वायर। एक चुंबक तो है नहीं, दोनों अलग अलग चुंबक के हो सकते हैं बेटा, तो m1 m2 आ गया। और इसको बच्चों जब हम यहाँ पे एक नियतांक लेंगे, क्योंकि हमें अनुक्रमानुपाती साइन हटाना पड़ेगा, यहाँ पे हमने एक नियतांक लिया k, जैसा हम विद्युत चार्ज में भी, आवेश में भी लेते थे, r स्क्वायर। तो बच्चों ये तो हमें एक रिलेशन मिली कि FB m1 m2 के प्रोडक्ट के समानुपाती और r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो बच्चों ये k क्या है, यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं। k होता है बच्चों एक नियतांक लिया गया था μ0/4π, ये तो आप जानते हैं सब लोग, ठीक है बेटा।
और इसकी जो वैल्यू है ये भी आप जानते हैं 10 टू द पावर 10 की घात -7। सही है बच्चों। लेकिन ये किसके लिए है बच्चों? ये निर्वात के लिए, निर्वात के लिए। तो बच्चों कूलाम का नियम हमारा बना, वो क्या बना? वो बना μ0 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। μ0 4 पाई की वैल्यू होती है तो μ0 अपॉन 4 पाई आ गया, इंटू m1 m2 अपॉन r²। ठीक है बच्चों। तो यहां से आप एक चीज और देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम μ0 की वैल्यू यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन μ0 की वैल्यू निकाली गई थी बच्चों बायो-सावर्ट से, तो वहीं से वैल्यू निकालेंगे, या आगे एक दो फॉर्मूले और आएंगे वहां से बताएंगे। तो बच्चों इसका मतलब ये कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस प्रकार से किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। अब बच्चों बात ये आती है कि किसी एक चुंबक के द्वारा या किसी एक ध्रुव के द्वारा किसी बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है, ये हमारी सेकंड हेडिंग है। तो इसको हम थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों एकल चुंबकीय ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हो, इस पे क्या बात करना चाह रहे हैं बच्चों? ध्यान से सुनना बेटा। अगर बच्चों मैं ये बोलूं कि मेरे पास एक ये चुंबक है, ठीक है बेटा, और बच्चों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसके दो ध्रुव हैं, एक ध्रुव सपोज करो S ले लिया, एक ध्रुव N ले लिया, इस प्रकार। और बच्चों मैं इस बिंदु पर बिंदु क्षेत्र पता करना चाहता हूं किसी भी एक ध्रुव का। सपोज करो मैं करना चाहता हूं, अगर यहां से मैं बात करूं तो इस ध्रुव की बात कर लेता हूं, यहां से ये डिस्टेंस मैंने r मान लिया N ध्रुव की वजह से। तो बच्चों कितना हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी इसका नाम लिख दूं थोड़ी देर के लिए Bn, N ध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों इसके लिए बता दूं, अगर आपको फॉर्मूला भी मैंने आपको पढ़ाया है और इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया बच्चों, μ0 अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r²। तो बच्चों एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल उसी तरीके से होता है कि जितना फोर्स लगा रहा है, जितना कोई भी ध्रुव जितना बल लगाएगा, ठीक है बच्चों, कितने पे बच्चों एकांक नॉर्थ पोल पे माना गया है। जैसे आपको याद हो किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र हम एकांक धनात्मक आवेश पे निकालते हैं, इस तरह से एकांक उत्तरी ध्रुव पे माना जाता है बच्चों। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रख लेंगे जो m की वैल्यू है बच्चों वो हमारे पास कितनी है, एकांक उत्तरी ध्रुव जितनी उसकी सामर्थ्य होगी, ठीक है बेटा। और ये नॉर्थ के लिए लिया जाता है हमेशा, आपको दिमाग में रखना है नॉर्थ, ये आपको लिखना नहीं है कहीं बेटा, बस ध्यान रखना है। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि जो m1 होगा, सपोज इस ध्रुव की जो बच्चों हमारे पास सामर्थ्य है वो m है, इसकी भी हमारे पास m है, तो m1 की वैल्यू अगर मैं m ले रहा हूं बच्चों तो m2 की वैल्यू मैं 1 कर दूंगा एकांक पे, अजय किस तरह से, और दिमाग में रखूंगा कि नॉर्थ पोल माना है उस बिंदु पे, नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव, n ध्रुव बिंदु P पर। तो बच्चों बहुत टीचर जो है डायरेक्ट बता देते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता। तो अब अगर मैं बिंदु क्षेत्र देखूं बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र, तो F की वैल्यू हमें पता है क्या होगी, μ0 अपॉन 4 पाई। और अगर N ध्रुव की बात करूं बच्चों, उत्तरी ध्रुव के कारण, उत्तरी ध्रुव के कारण, तो बच्चों ये कितना होगा, ये होगा m1 की जगह m रख लिया, जिस ध्रुव का मैं फोर्स निकालने जा रहा हूं, बल निकालने जा रहा हूं, तो दूसरी वैल्यू बच्चों मुझे 1 रखनी है और ये हो जाएगा r²। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं बच्चों किस तरफ होगा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव के कारण है तो ये बच्चों उत्तरी ध्रुव से दूर होगा, यानी बाहर की तरफ होगा, इस तरफ। ठीक है बच्चों, इसे इस तरह से हम कर सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव से बाहर। ये इसकी डायरेक्शन होगी बच्चों, बीएम की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। तो बच्चों साउथ वाली की किस तरफ से होगी, अगर मैं दक्षिण ध्रुव की बात करूं, दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, तो बच्चों दक्षिण ध्रुव का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसे मैं बीएस लिख लेता हूं। तो बच्चों ध्यान देना μ0 अपॉन 4 पाई, क्योंकि अगर इसकी सामर्थ्य m है तो इस चुंबक के ध्रुव की भी सामर्थ्य m होगी। और बच्चों फिर मैंने 1 माना और ये r² होगा। लेकिन बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस बिंदु पर आपको नॉर्थ ध्रुव मानना ही मानना है, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों दक्षिण ध्रुव का, वो दक्षिण ध्रुव की तरफ होगा, अंदर इस तरफ। ठीक है बेटा, और ये वैल्यू हो जाएगी BS। ठीक है, तो हम कहेंगे
दक्षिण ध्रुव की ओर। तो ये एकल चुंबकीय जो हमारे पास ध्रुव होता है उसका चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से पता करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान से लगाना, बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। अब मैं आपको बताता हूं जो हमारी क्लास का है, जो हमें पढ़ाना है गॉस का चुंबकीय नियम, गॉस चुंबकीय क्षेत्र में गॉस का नियम। ठीक है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं चुंबक में बच्चों गॉस का नियम। बच्चों गॉस ने जैसे विद्युत क्षेत्र के लिए नियम दिया था, इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में भी नियम दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें अलग जानकारी मिलती है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का कुछ व्यवहार विद्युत क्षेत्र से बिल्कुल डिफरेंट होता है। कुछ व्यवहार बिल्कुल सेम होता है, कुछ व्यवहार बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो बच्चों पहले हम इस नियम को देख लें, क्योंकि आपको लिखने के लिए भी आता है कई बार। बच्चों किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स बच्चों सदैव शून्य होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इससे हमें बहुत खास जानकारी मिलती है, जबकि विद्युत क्षेत्र कभी शून्य नहीं होता। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम बात करें फ्लक्स, जैसे विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स होता है E डॉट ds, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स होगा बच्चों B डॉट ds, और उसका समाकलन होगा बच्चों। और ये आपको पता ही है, ये बंद पृष्ठ का ये साइन होता है कि हम जो समाकलन करने जा रहे हैं बंद पृष्ठ का करने जा रहे हैं, तो उसका बच्चों हम जो एक तरीके से कह सकते हैं सरफेस का समाकलन करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब बच्चों बात आती है इसको हम फिगर से कैसे समझे। बच्चों ये हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, ये कोई भी पृष्ठ हो सकता है, और बच्चों इसका जो हमने एरिया माना है, क्षेत्रफल, वो S मान लिया। तो बच्चों अगर चुंबकीय क्षेत्र सपोज करिए कि किसी एंगल से, यानी इस तरह से गुजर रहा है, लंबवत नहीं है पृष्ठ के, तो इस तरह से गुजर रहा है कोई चुंबकीय क्षेत्र, तो उसे हमने B मान लिया। तो बच्चों चुंबकीय फ्लक्स, कोई भी फ्लक्स हो बच्चों हमेशा पृष्ठ के लंबवत ही होता है, तो इसमें तो हम ज्यादा बात नहीं करने वाले, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो बच्चों मैंने यहाँ छोटा सा एक एरिया लिया है, यहाँ पे पृष्ठ, छोटा सा सरफेस, और इसको ds मान लिया। अब बच्चों इसकी ds की क्या डायरेक्शन होगी, किसी एरिया की बच्चों डायरेक्शन होती है उसके लंबवत, जो उस पे लंब खींच रहा था, इसे मैंने एकांक सदिश से शो करा। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र जो है, जो हमारा एरिया का वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश है, इसे क्षेत्रफल सदिश भी कह सकते हैं बेटा, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। तो बच्चों क्षेत्रफल सदिश का थीटा कोण बना रहा है। ठीक है बेटा, तो बात ये आती है बच्चों, अगर आप इसे भी खोल के देखें, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए देखिए कि अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए खोल लूं तो मेरे पास बनेगा b ds cos थीटा, यही बनेगा बेटा इस तरीके से, और ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे बच्चों हम चुंबकीय क्षेत्र B ना लेके वो चुंबकीय क्षेत्र लेंगे जो क्षेत्र के लंबवत होगा या क्षेत्रफल सदिश का इंग्लिश होगा। तो यहाँ पे कंपोनेंट आएगा बच्चों b cos थीटा, इस प्रकार। तो ये कैसे लिखा जा सकता है बच्चों, अब मैं बात करता हूँ आपको, जो कि जो फ्लक्स का फार्मूला होता है बेटा, फ्लक्स का कोई भी फार्मूला हो, फ्लक्स का फार्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र, कितना चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है बेटा, और गुणा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो बच्चों अगर मैं पहले इस छोटे से एरिया की बात करूं तो कितना चुंबकीय फ्लक्स की बात कर सकता हूं, मैं d फाई की बात कर सकता हूं बेटा, d फाई। तो कितना चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है इसमें से बच्चों मैं कहूंगा b cos थीटा, इतना चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है। कितना क्षेत्रफल है इसका, मैं कह सकता हूं ds। ठीक है बच्चों, तो अगर बच्चों मैं टोटल यानी कुल नेट फ्लक्स निकालना चाहूं, कुल नेट फ्लक्स, तो बच्चों वो कितना होगा, मैं कह सकता हूं उसका समाकलन कर दें हम लोग पूरे प्लस के लिए, पूरे प्लस के लिए समाकलन। तो पूरे प्लस के लिए समाकलन का मतलब है बच्चों, अगर आप देखें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पूरा पूरा बंद प्लस बच्चों, और ये आ सकता है v cos थीटा ds। और बच्चों अगर मैं, और ये d फाई पूरे प्लस को अगर हम ले लेंगे तो इसे हम फाई लिख सकते हैं, नेट फ्लक्स। और बच्चों ये हो सकता है हमारे पास b, जो कि वेक्टर का साइन लगा सकते हैं, और ds, इस प्रकार से। तो आप देखिए हमारे पास वही वैल्यू आ गई जो हमारे पास इक्वेशन ए में थी। तो हम कह सकते हैं किसी भी बंद पृष्ठ का कुल जो चुंबकीय फ्लक्स होता है बच्चों वो इस प्रकार से हो सकता है। और बच्चों गॉस ने बोला था वो 0 होता है, कितना होता है 0। इसका क्या मतलब है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब 0 का मतलब ये है बच्चों, जितना चुंबकीय क्षेत्र किसी भी पृष्ठ से गुजरेगा बच्चों उतना ही उसके अंदर एंटर करेगा। इसका मतलब ये बच्चों कि अगर कहीं पे नॉर्थ पोल है तो चूंकि बच्चों सीधा नहीं जाएगा, चूंकि जो होता है हमेशा साउथ की तरफ मुड़ जाता है। जहां कहीं चूंकि नॉर्थ पोल होगा वहीं साउथ होगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र वापस मुड़ जाएगा और उतना ही इसके अंदर से गुजरेगा।
तो इसका मतलब कभी भी एकल ध्रुव नहीं हो सकते चुंबकीय क्षेत्र में, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा लूप बनाता है, हम ये भी कह सकते हैं, क्या बनाता है, लूप। तो मैं इसका एक फायदा आपको बता सकता हूँ, कई बार ऑब्जेक्टिव आता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बच्चों, एकल ध्रुव, जो एकल ध्रुव होता है बेटा चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में संभव नहीं है, संभव नहीं है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में कभी भी एकल ध्रुव संभव नहीं हो सकता। अगर नॉर्थ है तो 100% ये लूप बनाएगा और वापस उसके अंदर से गुजरेगा, तो नेट फ्लक्स क्या होगा बच्चों, जाने वाला, अंदर एंटर करने वाला फ्लक्स और फिर बाहर से आने वाला फ्लक्स, दोनों नेट कैसे हो जाएंगे बेटा, जीरो हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं, इसका दूसरा मतलब और भी है बेटा, हम ये भी कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय, यह ऑब्जेक्ट में पूछे जाता है बच्चों कई बार, चुंबकीय क्षेत्र सदैव लूप बनाता है बच्चों, लूप, लूप, ठीक है बेटा। तो गॉस का नियम का आपको पता चल गया इस तरीके से, कई बार लिखने के लिए आता है, इस पर ऑब्जेक्टिव भी आएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में कभी भी एक ध्रुव नहीं हो सकता, हमेशा दो ध्रुव होंगे, ठीक है स्टूडेंट। और इससे अगली जो हम अब डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं बच्चों, पढ़ेंगे परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र, एक दंड चुंबक की तरह, ठीक है बेटा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे बेटा, जो हमारा आज का लास्ट सवाल है वो है बच्चों, तुल्य धारावाही परिनालिका की भांति छड़ चुंबक। बच्चों इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि आपको मैं एक चीज बना के बताता हूं। जब हमने धारा एक परिनालिका बनाई थी बेटा, ध्यान से देखना, हमने एक परिनालिका बनाई थी इस तरीके से, और बच्चों आपको अच्छी तरह पता है जब मैंने इसमें तारों को लपेटा था, क्योंकि परिनालिका मतलब होता है बेटा इसमें तारों की फेरों की संख्या होती है, और इस तरीके से बच्चों हमने जब तार इसमें लपेटा था तो आपको पता है यहां से हमने एक स्रोत से जोड़ दिया था इस प्रकार बेटा। तो बच्चों जब धारा इसमें इस प्रकार से प्रवाहित होगी, ये इस तरीके से, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे आ जाएगी बच्चों, ये एक साउथ पोल बन जाता था, ये एक नॉर्थ पोल बन जाता है, और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों वो इस प्रकार होता था, इस तरीके से। यहां पे भी हम बना सकते हैं ऐसे। तो बच्चों बात याद, और जो परिनालिका के भीतर होता है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार का होता है, यानी नॉर्थ और साउथ। तो बच्चों बात ये आती है कि जो एक परिनालिका होती है बेटा, वो एक दंड चुंबक की भांति कार्य करे, तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, ये बात समझने वाली है। तो बच्चों हम क्या करेंगे अभी, अगर इस फिगर को अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे रखें, तो बच्चों मैं एक क्या करता हूं, एक परिनालिका बना लेता हूं दोबारा से, और ये फेरे नहीं दिखाऊंगा, ये मैंने परिनालिका दिखा ली बेटा इस तरीके से। बहुत अच्छा डेरिवेशन है बेटा, बोर्ड में बहुत आता है, थोड़ा सा ध्यान से करना बस, इस प्रकार। तो बच्चों ये साफ दिख रहा है कि जो परिनालिका के अंदर बेटा चुंबकीय क्षेत्र है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, ठीक है बच्चों। यदि जो करंट है, विद्युत धारा है, यदि वो घड़ी की दिशा में है, तो मैं इस तरह से दिखा देता हूं बच्चों, ये अक्ष होगा इस प्रकार से, और इसी अक्ष के परिधि उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा इस प्रकार। अच्छा बच्चा, अगर दंड चुंबक का हम केंद्र बिंदु थोड़ी देर के लिए O मान लें, ये हमारा O बिंदु हो गया, तो बच्चों ये कितनी लेंथ होती है आपको पता है, ये 12 होती है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों बात ये आती है कि मैं इससे x दूरी बच्चों की, इसमें तार के फेरे, तो मैं मानता हूं कि एक छोटा सा तार का फेरा मैंने यहां ले लिया, ये वाला, इसे मैं रेड पेन से दिखा देता हूं बेटा, रेड पेन से इस प्रकार, और इसकी मोटाई मैंने dx मान ली, ठीक है बेटा। तो मैंने, बल्कि मैं कहता हूं तार का फेरा नहीं लिया, मैंने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया परिनालिका के अंदर। तो परिनालिका कुछ ऐसी होगी बेटा, और ये ऐसे वृत्ताकार होगा इसका ये वाला क्षेत्रफल। तो अगर मैं एक छोटा सा टुकड़ा ले लूं तो एक वृत्ताकार शेप का होगा, उसकी मोटाई मैंने dx मान ली, ठीक है। और परिनालिका के केंद्र से बेटा उसकी दूरी मैंने x ले ली, यहां से x, ये x हो गई। तो बच्चों बात क्या करनी है हमें, बात जो है वो ये है कि अगर ये साउथ पोल हो और ये नॉर्थ पोल हो, ठीक, तो हम इस परिनालिका के केंद्र बिंदु से एक बहुत दूर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे बेटा। और बेटा हमने दंड चुंबक से भी अभी पीछे निकाला था चुंबकीय क्षेत्र, वो वैल्यू भी हमें पता है, वो मैं आपको बता भी देता हूं कितनी आई थी। वो आई थी बेटा B बराबर μ0/4π 2m/r³। तो आपको m तो पता ही है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है बेटा।
और आर क्या मैं आपको बता दूं, इस पॉइंट का केंद्र बिंदु से डिस्टेंस, इस प्रकार। और बच्चों यदि इसका जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो हमारे पास प्रणाली का है, इसको यदि हम ए मान लें थोड़ी देर के लिए, तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो अब बच्चों हम एक एक करके इसका डेरिवेशन करेंगे ध्यान से, और देखेंगे क्या इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है बिल्कुल दंड चुंबक के भांति आता है नहीं आता। अगर आ जाता है तो इसका मतलब प्रणाली का एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो बच्चों सबसे पहली बात यह आती है, अगर हम एक बात करें कि जो भी इसका बच्चों तार का फेरा होगा, जो भी एक तार का फेरा होगा, उसके बिंदु जो है उसके अक्ष पे है ना बेटा। तो हम ये बात करें कि वृत्ताकार कुंडली, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बेटा, चुंबकीय क्षेत्र का, वो हम जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों कितना होगा, तो वो हम लिख सकते हैं बेटा, उसे हम कह सकते हैं म्यू नॉट, इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। और हम कह सकते हैं 4 पाई आएगा, आई आएगा, ए स्क्वायर आएगा, अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, इस प्रकार। ये भी मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा है, सबने अपनी प्रणालिका के लिए यूज नहीं किया बेटा। अब हम इसे यूज करेंगे एक एक आराम से, कैसे हम इसे यूज कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत ध्यान से समझना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बच्चों इसे थोड़ा सा आराम से करना, और वृत्ताकार कुंडली का हमने चुंबकीय क्षेत्र लिख दिया है, तो इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ना लिख के बेटा इसे, क्योंकि ये इसको जो आता है ये म्यू नॉट अपॉन 2 है, तो इसको थोड़ा सा ही कर लेना, ये याद करने वाली चीज है, इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे याद कर लेना। अब बच्चों बात ये आती है कि अगर हम, क्योंकि अभी तो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है, छोटा सा पोर्शन लिया है प्रणालिका का, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बेटा वो कितना होगा, अगर हम उसकी बात करें बेटा तो म्यू नॉट अपॉन 2 आएगा, इस तरीके से। अब बच्चों करंट कितनी लेनी है, करंट की बात यह है बच्चों, इसमें अगर हम माने कि टोटल जो फेरे हैं उस वो एकांक लंबाई में स्मॉल एन है, तो हम अगर हम यहाँ पे मान लें कहीं पे कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी मान ली बेटा, स्मॉल है। तो बच्चों हमने कितना पोर्शन लिया, इसमें कितने फेर होंगे, अगर एकांक लंबाई में n है बेटा, तो इसमें कितने होंगे बच्चों, इसमें होंगे dn dx, तो हम कहेंगे dx एलिमेंट में, dx अवयव में कितने फेर होंगे बेटा, n dx। तो ये बात आपको समझ में आती है। तो यहाँ पे करंट जो होगी बेटा, तो जितने फेरे होंगे n dx, और जितनी हमारे पास करंट होगी, तो करंट तो यही आ गई। अब जो रेडियस कितनी लिया हमने, त्रिज्या, क्रॉस सेक्शन एरिया का क्षेत्रफल की a स्क्वायर, ये भी आपको समझ में आता है। अब बच्चों r कितना लेना है, तो r की बात मैं ये बता दूं, a तो ऐसे ही आएगा, और यहाँ पे बच्चों 3/2 भी आता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, 3/2 इस प्रकार। तो बच्चों a स्क्वायर ऐसे ही आएगा, लेकिन r की जगह क्या लेना, तो बच्चों अभी तो हमने जो p का केंद्र से दूरी r मानी, लेकिन अभी हम बात करें dx पे, तो ये कितनी होगी, तो बच्चों ये हो जाएगी, अगर हम इतना डिस्टेंस हटा दें तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स। तो हम कहेंगे, ये थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा r माइनस एक्स का स्क्वायर और पावर 3/2, इस प्रकार से। तो ये आप थोड़ा सा गौर से देखिए हमने क्या किया बेटा, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। हमने जो है किसी भी कुंडली, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि इसके जो भी फेर होंगे बच्चों, अगर ये ऐसे प्रणाली का रखिए, उसके इस तरीके से आपका कुंडली है, तो अक्ष ये कहलाएगा, ठीक है बेटा। तो इसके सारे फेरे हम सामने देखेंगे, कुंडली की तरह काम करेंगे हर फेरा। तो बच्चों इसमें जो केंद्र से हमने दूरी मानी वो r है, तो dx एलिमेंट से r माइनस एक्स हो जाएगी, ये वाली हटा देंगे हम, r माइनस एक्स। और एक बार और देख लो बेटा, एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या वो स्मॉल है ना, तो जितना dx पोर्शन आपने लिया प्रणाली का, उसमें कितना हो जाएगा बेटा, n dx, ठीक। अब बच्चों हमें तो कुल चुंबकीय क्षेत्र चाहिए पूरा का पूरा प्रणालिका का, तो इसमें तो फेरे बहुत ज्यादा होंगे, करंट भी बहुत ज्यादा होगी, तो हम कह सकते हैं कुल चुंबकीय क्षेत्र बेटा। तो उसका हम क्या करेंगे बेटा, आप ध्यान रखो, हम उसका इंटीग्रल कर देंगे, d समाकलन। तो म्यू नॉट अपॉन 2, n को नहीं छेड़ना बेटा, i को भी नहीं छेड़ना, a स्क्वायर एज इट इज, और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस x और r माइनस एक्स का स्क्वायर 3/2, इस प्रकार।
और बच्चों यहाँ पे जो बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा अगर हम बात करें dx, इस प्रकार से देख लो और कुछ नहीं बचेगा। अब बच्चों बात ये देखें कि इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या लगे, न्यूनतम लिमिट और अपर लिमिट। तो बच्चों अगर हम केंद्र को जैसे थोड़ी देर के लिए रेफरेंस पॉइंट माने अपना मध्य बिंदु, तो जो पीछे की लेंथ होगी उसे माइनस लेंगे और आगे की लेंथ प्लस में लेंगे। तो ये वाली जो लेंथ होगी बेटा इधर से ये माइनस एल, और जो इधर से होगी बेटा ये वाली ये प्लस एल हो जाएगी। तो हम यहाँ ले लेंगे माइनस एल से प्लस एल। तो ये परिणालिका की पूरी क्या होगी बेटा, हमारे पास लेंथ आ जाएगी इस प्रकार से। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इस इक्वेशन में मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इक्वेशन थर्ड। अब हमें इसका समाकलन करना है। तो समाकलन कैसे करेंगे बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखें। समाकलन करने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो dv का इंटीग्रल तो कितना हो जाएगा बेटा, b हो जाएगा, μ0/2 हो जाएगा, और n आ जाएगा, i स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। अपॉन में सीलिंग चाहिए ना बेटा हमें, तो a स्क्वायर प्लस r माइनस x का स्क्वायर, और बेटा ये हो जाएगा 3/2। बच्चों इंटीग्रल जो होगा dx का वो x होगा। तो dx का इंटीग्रल करेंगे x और लिमिट रख देंगे बेटा कितनी, -l से +l। अब बताओ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों इसको थोड़ी देख ले, अगर हम देखें तो हमें क्या प्राप्त होगा, μ0/2 n i a स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस r माइनस x का स्क्वायर का 3/2। और बच्चों लिमिट रखेंगे तो जाएगा l, और लोअर लिमिट तो माइनस, और ये फिर -l है, तो ये इस तरीके से आ जाएगी। तो कुल मिला के बेटा हम कह सकते हैं कि हमें जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा μ0/2 n i a स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस r माइनस x का स्क्वायर 3/2, और ये हो गया बेटा 12 माइनस माइनस प्लस l 12। इस इक्वेशन में बेटा नाम रख दो कुछ। ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखना है कि अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास टर्म आ गई है, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो बेटा अब इसमें एक चीज देखो, जो ये हमारे पास केंद्र से दूरी है p की, तो r तो बहुत ज्यादा है, तो जो परिणालिका की लेंथ होगी वो इतनी तो नहीं होगी, r तो ज्यादा, हमने दूर लिया बिंदु। तो अगर हम ये मान के चलें कि यदि ऐसा हम लेके चले कि r जो है ग्रेटर देन हो 12 के, यानी परिणालिका की लंबाई के, और उसकी त्रिज्या तो होती है बच्चों, व्यास तो बहुत कम होता है परिणालिका, तो हम कह सकते हैं r ग्रेटर देन किसके होगा बेटा, a के भी होगा। तो बच्चों 12 और a इसको हम नगण्य मान लेते हैं, नगण्य मानने पर नगण्य। तो जब हम इसको नगण्य मानेंगे तो बेटा हमें क्या प्राप्त होगा, थोड़ी देर के लिए देखिए, μ0/2 n i a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां आ गया 12 को तो 12 लिखना बेटा से मत छेड़ना, और इस a स्क्वायर को और x स्क्वायर हम r के रेस्पेक्ट में बच्चे इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा r स्क्वायर और की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया बेटा, a स्क्वायर और x स्क्वायर को हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है ना बेटा। तो अब आप ये सोच सकते हो कि अगर हम बात करें कि जो परिणालिका की लंबाई है वो भी बहुत छोटी है, और हम कह सकते हैं कि अगर छोटी है तो बेटा एक तरीके से यहाँ पे मैं एक बात और लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, कि r जो है ग्रेटर देन x के भी होगा। तो x इग्नोर हो जाएगा, जब लंबाई बहुत छोटी है तो x तो बहुत छोटा होगा। तो बच्चों अब जो हमें प्राप्त हुआ बेटा वो क्या प्राप्त हुआ, आप देखो μ0/2 n i a स्क्वायर 2l अपॉन में क्या प्राप्त हुआ बेटा, ये हमें प्राप्त हुआ, आप देखोगे r क्यूब। अब बच्चों थोड़ी देर इसमें चीजों को अलग करते हैं। इसमें एक तो बच्चों हम क्या करेंगे, आप अगर ध्यान से देखें तो 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं बताऊंगा क्यों। तो 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बेटा इस प्रकार। ठीक है, तो ये 2 पहले से था, 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, n i a स्क्वायर 2l, और ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास r क्यूब। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ये कितना हो गया, μ0/4 पाई, तो ये हो गया, ये आ गया इस तरीके से। और बच्चों एक चीज और देखो, अगर n ये n है, और अगर सॉरी स्मॉल n, ये स्मॉल n है बेटा, स्मॉल n और 12 ये एक साथ रख दें। और बच्चों एक चीज और देखें, अगर हम कि जो हमारे पास 2 पाई है, ये 2 पाई और ये a स्क्वायर, इसको भी एक साथ रख दें और i अलग हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आ गया r क्यूब। इसे इक्वेशन मान लेते हैं बेटा 5th। तो देखेंगे कि हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, थोड़ी देर के लिए गौर कर रहे हैं अगर बच्चों, तो ये हमें प्राप्त होगा b बराबर, बल्कि यहां लिख देता हूं इसे मैं आपके लिए, यहां देखो बच्चों ये प्राप्त होगा मुझे b बराबर
N12 क्या होगा बेटा? पर यूनिट एकांक लंबाई में फेरे और कुल लंबाई। तो ये बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा कैपिटल एन। धारा को बच्चों साथ में ले लेते हैं NI। और बच्चों थोड़ी देर के लिए देखें तो पाई a स्क्वायर होगा एरिया, पाई r स्क्वायर सर्कल का एरिया, तो इसका जो एक कुंडली होगी उसका एरिया कितना होगा बच्चों? ठीक है ना, ये हम कह सकते हैं परिनालिका का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है पाई a स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं बेटा ये हमारे पास हो गया एरिया। ठीक है बच्चों, अब बच्चा एक 2 बचा हमारे पास, ये 2 एज इट इज आ गया, इसे तो छेड़ो मत बिल्कुल भी। और नीचे हमारे पास क्या है बच्चों? r3, और यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास है μ0/4 पाई, और ये किसके बेटा? b के। तो बच्चों एक चीज देखो, ये हमारे पास कितना बना? μ0/4 पाई। तो आप सब जानते हैं बेटा एक चीज, ये क्या चीज है? ये होगा एक वृत्ताकार कुंडलिका I × A, चुंबकीय आवेश। n से मल्टीप्लाई कर दिया तो सभी फेरे जो वृत्ताकार उन सबका आ जाएगा, तो इसे हम कैपिटल M लिख सकते हैं। तो 2 यहां आ जाएगा, ये पूरा पूरा बेटा कैपिटल M हो जाएगा, और 2m/r3। देख रहे हैं आप बेटा इस प्रकार। तो हम यहाँ पे बता भी सकते हैं कि जो m है वो NIA के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों इस बात को देखो जरा, जो इक्वेशन A हमारे पास आई है और जो हमने पहले इक्वेशन लिखी हुई थी, इसे हम थोड़ा सा कोई भी नाम देते हैं, इक्वेशन X दे देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो बच्चों ये जो धन चुंबक से हमने निकाला था पिछली क्लास में, इस बार परिनालिका को निकाला है, बिल्कुल सेम आया। तो इसका मतलब बच्चों एक परिनालिका के अक्ष पर जो बिंदु क्षेत्र होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, वो बिल्कुल वही होता है जो धन चुंबक के लिए होता है। तो इसका मतलब एक परिनालिका धन चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो बच्चों ये डेरिवेशन तो आप मान के लो बोर्ड में बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा पूछा था, 3 से 5 नंबर में आ जाता है। तो बच्चों ये आज की हमारी क्लास समाप्त हुई है, और इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करना बच्चों। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे से जुड़ने के लिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।